नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। खरगोन दंगे के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने मंगलवार को मस्जिद पर चढ़े एक शख्स का फोटो ट्वीट करके उसे खरगोन का बताया था, लेकिन ये फोटो बिहार का था। गलती का एहसास होने पर दिग्विजय ने पोस्ट डिलीट भी कर दी। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब 3 साल पुरानी पोस्ट निकालकर कहा कि इन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस कमिश्नर भोपाल और श्यामला हिल्स थाने को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। उनका कहना है कि कानून की अलग अलग व्याख्या नहीं हो सकती है। अपराध सामान्य नागरिक करे या फिर मुख्यमंत्री, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मस्जिद पर चढ़े शख्स का फोटो शेयर करते हुए दिग्विजय ने लिखा था कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने इसकी इजाजत दी थी? वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जहां खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी पूर्व सीएम के समर्थन में अपनी बात रखी। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूं। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया तो एफआईआर का कोई औचित्य ही नहीं है। और जिस ढंग से सरकार खुद न्यायपालिका का अधिकार अपने पास रख रही है, वह इस प्रदेश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो राजनैतिक तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अपने जो ये अधिनायकवादी रवैया अपना रहे हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले हम अमन कैसे लुटाएं, चैन कैसे लुटाएं, शांति कैसे लुटाएं, उसमें सरकार का ध्यान नहीं है। अन्यथा क्या कारण है कि इतना फोर्स लगा दिया, सरकार खुद प्रचारित कर रही है, इतने डीएसपी हैं, इतने आईपीएस हैं, उसके बावजूद रात को वहाँ हिंसा हो रही है। विवादित ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह पर भोपाल में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई बड़े बीजेपी के मंत्री भी ऐसे हैं इसमें जिन्होंने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है वो सुनाते हैं आपको। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से ट्वीट किया और जिस तरह से फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ्स ट्विटर पर डाले, इससे एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हो जाती। आज पूरा मध्य प्रदेश जल रहा होता, अशांत होता। तो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो इतने जिम्मेदार पद पर रहे हैं और उनके द्वारा इस तरह का हमेशा करना कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह से कई बार वो चीज़ें करते हैं और ये पूरी तरह से कांग्रेस का एजेंडा है कि देश में किसी भी तरह से दंगे कराओ और दंगे कराकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का सुशासन है, विकास है, इसको रोको। और ये उस एजेंडे का हिस्सा था जो आज षड्यंत्र विफल हो गया है। बहुत ही ये गंभीर मामला था और बड़ा अपराध था। ये बहुत आवश्यक कदम था। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया और धार्मिक भावनाएं भड़का करके
जो उन्होंने एक सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास किया। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह पर कई अन्य अन्य प्रकार के लोगों ने, सामाजिक लोग हैं, अन्य संगठनों के लोग हैं, उन सब ने इस पर प्रतिक्रिया दी और लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पर एफआईआर दर्ज करके दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। दिग्विजय सिंह जी की आदत रही है कैसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, और मैं ऐसा मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मैंने तो सुबह इस बात को लेकर के मांग की है कि ये जांच होनी चाहिए इंटेलिजेंस की एजेंसीज के द्वारा कि दिग्विजय सिंह किस प्रकार से ऐसे तत्वों के साथ कनेक्ट हैं कि इस प्रकार की चीजें झूठ बोल करके, कहां का फोटो, कब के फोटो को निकाल करके आपने ये एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास किया, ये अत्यंत घातक था। और इसके बारे में जो हुआ है, इसलिए मैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है मुझे आवश्यक थी, इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। ये गलत है इस तरह के भड़काऊ बातें करना, देश प्रदेश में अशांति फैलाना। मुझे नहीं लगता कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को इस तरह का फर्जी एक फोटो वायरल करना था, वो भी उस समय जब प्रदेश का एक अंचल आग में झुलस रहा हो। और आग लगाने की जो उन्होंने कोशिश की है, मैं मानता हूं नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और एफआईआर होना चाहिए। सर, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही उसको लेकर भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है, उनका कांग्रेस का ये क्या? कांग्रेस ने पत्थर फेंकने की आपत्ति नहीं जताई, बुलडोजर पे आपत्ति कर रही कांग्रेस। यही तो स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग की। ये दिग्विजय सिंह का चेहरा आज बेनकाब हुआ कि नहीं हुआ? पीछे कौन लोग हैं उसकी तह में जाने की जरूरत है। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, प्रशासन का फेल्यूर है। अबे भाई, कांग्रेस और हम कांग्रेस, हमें कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जांच की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल और फुटेज में स्पष्ट आ रहा है। तो खरगोन में जिस तरीके से हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद जिस तरीके से लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए गए और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अब बवाल खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह ने एक पुराना फोटो जो ट्वीट किया, उसके बाद लगातार उन पर पहले एफआईआर हुई, उसके बाद उन पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद संवारियर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, और जयेश गुरनानी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इन बी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जयेश गुरनानी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार इस तरीके की हरकतें, कई चीजें पहले भी की जा चुकी हैं, और अब पूर्व मुख्यमंत्री है वो 10 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला, लेकिन इस तरीके से एक पुरानी फोटो को ट्वीट करना और उसको मध्य प्रदेश की बताना। देखिए, मध्य प्रदेश में दरअसल 2 कानून चलते हैं। एक कानून चलता है उन लोगों के लिए जो कि भाजपा समर्थित हैं, और एक कानून चलता है बाकी जनता के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लोग, जो कि वास्तविक रूप से इस समाज में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए काम करते हैं, दिन प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं, और उनकी जब कोई शिकायत की जाती है तब उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2018 में जो एक दिल्ली के प्रवक्ता हैं बग्गा जी, उन्होंने ट्वीट करके यह कहा था कि राजीव गांधी जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिख दंगे करवाए थे, और उनकी एफआईआर जो है मैंने खुद ने थाने पर जाकर दी थी। मेरे पास आज भी सारे प्रमाण मौजूद हैं। मैंने थाने पर जाकर के उन्हें बताया था कि इनसे जरा पूछिए कि किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने दंगे करवाए थे, जो ये इनका आरोप है। परंतु आज दिनांक तक उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन है, और बग्गा जी जो दिल्ली के प्रवक्ता हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो यह जो 2 तरह के जो कानून लागू होते हैं मध्य प्रदेश में, इस पर मैं पूर्ण रूप से आपत्ति लेना चाहूंगा। आज आपने दिग्विजय जी पर तो एफआईआर दर्ज करा दी, परंतु आज दिग्विजय जी पर एफआईआर दर्ज करा के आप खुद कटघरे में आ गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार खुद कटघरे में आ गई है, और अब मध्य प्रदेश की सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कोई कार्यकर्ता या उनका कोई व्यक्ति जो है
वह कोई अगर अपराध करता है, कोई फेक न्यूज, कोई ट्वीट डालता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और वहीं दूसरी ओर जब कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई ट्वीट डाल देता है तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, तुरंत ट्वीट पर ट्रेंड चला दिया जाता है कि उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता ये किस प्रकार की मानसिकता है। और इस प्रकार से नहीं हो सकता कि एक ही प्रदेश में दो तरह के कानून लागू हो। अगर भारतीय दंड संहिता कांग्रेस के लिए है तो वही भारतीय दंड संहिता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के लिए भी है। हमें यह समझना होगा। ठीक है आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। गुरनानी साहब की बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक प्रदेश है लेकिन उसमें दो तरह के कानून चल रहे हैं। आईपीसी की जो धाराएं हैं वो अलग अलग है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। देखिए मुस्कान जी, मैं गुगनानी साहब को सुन रहा था, ये पूर्व आग्रह से ग्रसित है, सफर कर रहे हैं एक सिंड्रोम से। देखिए ये उस पार्टी से आते हैं जो कि तुष्टीकरण में बिलीव करती है, और इनकी पार्टी में ये कंपटीशन रहता है कि कौन कितना तुष्टीकरण कर ले, तो ताकि वो अपने इनके हेडक्वार्टर में जो उनकी हाई कमांड है उसके नजदीक पहुंच जाए। हमें कांग्रेस के इन प्रवक्ता से आरएसएस को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं इनके नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने आरएसएस के बारे में बड़ाई की, पर हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आज मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूं कि देखिए दिग्विजय जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, लेकिन उन लोगों, और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उनकी पब्लिक में एक इमेज बनती है, लेकिन पब्लिक उनको समझती है, और इसीलिए उनको नास्ते नाबूद कर दिया था मध्य प्रदेश की सरकार लोगों ने कि ये दिग्विजय जी शुरू दिन से ही आतंकवादियों की सहायता करने वाले, और ये स्लीपर सेल से बिलीव करते हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, और हिंदू आतंकवादी वर्ड इन जैसे लोगों के द्वारा दिया गया है। यही लोग थे जो कि भारतवर्ष की सेना के एविडेंस मांग रहे थे जब स्ट्राइक की गई थी। देखिए ये कितना मैच्योर आदमी, लेकिन मैं प्रॉब्लम कहाँ है कि एफआईआर इन पे हुई है, बड़ा अच्छा कदम है, इन्वेस्टिगेशन होंगी, और मैं तो और आगे तक जा रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी जाए कि इनके कनेक्शन किस किस इंटरनेशनल के साथ हैं। देखिए अभी पिछले महीने इनको 2 साल की सजा हुई है, बेल पे आए हुए हैं, तो इनकी मानसिकता तो वही कांग्रेस की मानसिकता है कि स्टेट को जलाओ, तोड़ो और उसका फिर अपनी रोटियां सेको। तो भारतवर्ष की जनता, मध्य प्रदेश की जनता अब इनके डिजाइन समझ गई है। जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही हैं, सारे मध्य प्रदेश के लोग इस चीज के जो एक्शन लिया, अरे आप झूठा वीडियो डाल रहे हैं उसके बाद, और सच्चा है तो आइए ना, फिर डिलीट क्यों कर रहे हैं उसको, आइए फेस करिए इन्वेस्टिगेशन में। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कदम से ये अपने हाई कमांड के 1 या 2 नंबर कमा लेंगे, लेकिन दिग्विजय जी भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करने वाला आदमी अब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे तो नहीं आ सकेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने, भारतवर्ष की जनता ने ये यकीन बना लिया है, निर्णय ले लिया है कि जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, सत्ता उसी के हाथ में आएगी। हमें इन कांग्रेस से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, हमें 135 करोड़ लोगों का, भारतवासियों का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है आनंद साहब। उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह के बाद, क्योंकि जिस तरीके से हम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का 3 साल के करीब पुराना जो एक ट्वीट है वो लेकर आए, जिसमें राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बातें कही थी, पॉलिटिकल रैली कुछ राहुल गांधी की थी, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अगर दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई तो सीएम पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ट्वीट भी गलत था। देखिए राजनीतिक लोग राजनीति करें, मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे बहुत बेहद संवेदनशील होते हैं, और मैं समझता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि या लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसी विवादित चीजों से बचना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत उतावलापन रहता है दिग्विजय सिंह जी में, बिना किसी चीज को वेरीफाई किए हुए, और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप देख रहे हैं कि जहां अशांति है
और दो संप्रदाय के बीच की बात है। आपको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और बाद में जो आपने डिलीट किया, अगर काश पहले ही उसको वेरीफाई कर कि मैं तो पोस्ट कर रहा हूँ, वो हकीकत क्या है, वो सत्य भी है या नहीं। और देखिए, कांग्रेस अगर आज हाशिए पर है तो मैं ये मानता हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की वजह से है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके लिए सभी बराबर होने चाहिए, लेकिन एक वर्ग विशेष की तरफदारी करके। और देखिए, मैं ये मानता हूँ मुस्कान, अब कि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदुत्व तो आज मुद्दा है, कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जनता उनको जवाब दे रही है। तो इस तरह की जो विवादित चीजें हैं, पता है आपको कि भी शांति भंग हुई है वहां, तो ऐसे मुद्दों पर चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबको बचना चाहिए। मान लीजिए दिग्विजय सिंह के लग रहा है कि भी वर्तमान मुख्यमंत्री ने गलत ट्वीट किया था, उसको एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कानून एक है, कानून सबके लिए समान है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, तो दूसरा नेता ने अगर इस तरह का कोई कृत्य किया है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हो जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, संविधान सबके लिए एक है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि खरगोन जैसी घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी ही कम है। ठीक है। हम जी गुरनानी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी एक बार फिर से। बातें आप सभी का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं गुरनानी साहब। लेकिन देखिए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके के ट्वीट किया, इससे पहले कई उनके ऐसे बयान हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। एक बयान मुझे उनका याद है, जब उन्होंने कहा था, वो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 को हटाने का काम करेंगे जम्मू कश्मीर से। इस तरीके के बयान क्या सोच समझकर बयानबाजी नहीं करते हैं क्या दिग्विजय सिंह? गुरनानी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? और पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं और एक गलत मैसेज जाता है, और उसकी भरपाई पूरी कांग्रेस को करनी पड़ती है जब उनका पर्सनल मत होता है। मुझे लग रहा है कांग्रेस प्रवक्ता के पास आपकी आवाज नहीं पहुंच जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जोड़ेंगे उनके एक बार फिर से। उपाध्याय साहब, देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर समय समय पर इस तरह के उनके विवादित बयान आते रहते हैं। इसको मीडिया भी अच्छी तरह जानता है, और मीडिया भी इसीलिए जब कोई नेता नहीं बोल रहा होता है तब दिग्विजय सिंह से बुलवा लिया जाता है, और दिग्विजय सिंह बेबाक राय रख देते हैं, और एक वर्ग विशेष के प्रति जो प्रेम उनका है वो जग जाहिर है। उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे नेताओं पर कोई भी दल है, हर पॉलिटिकल पार्टी को लगाम लगानी चाहिए कि भी इस तरह के विवादित बयान और जो नफरत पैदा करता हो, चाहे वो ट्वीट है, चाहे वो भाषण है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म से ये कोशिश ना हो कि विद्वेष फैले और देखिए एक मैसेज जाए, और वो भी गलत मैसेज जाए। क्या प्रूव करना चाहते थे दिग्विजय? बहुत सारे काम है करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। आप नेता हैं, जनता की सेवा करिए, आगे बढ़िए। खरगोन में जो हुआ था, वहाँ जो घाव और जो त्रासदी हुई है, उस पर मरहम लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन लोगों के बीच में जाना चाहिए, आग में घी नहीं डालना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब। गुरनानी साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुरनानी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आ रही है।
जी, ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह के इस तरीके के बयान सामने आए हैं। इससे पहले कई बार उनके बयान सामने हैं, चाहे आप 370 के बयान की बात ले लीजिए। इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, जनता के बीच भी ये मैसेज जाता है कि शायद पूर्व सीएम जो है वो अपने बयानबाजी करने से पहले सोचते समझते नहीं है। देखिए, आनंद जी ने जो भी विचार रखे, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का तो वो जवाब दे नहीं पाए कि क्या मध्य प्रदेश में 2 कानून लागू होते हैं। जब यही चीज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग करते हैं तो क्यों नहीं उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता है। तो इस बात का तो जवाब दे नहीं पाए। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि दिग्विजय जी पर जो एफआईआर हुई है यह सिर्फ और सिर्फ उन पर दबाव बनाने के लिए हुई है, क्योंकि दिग्विजय जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बेबाकी से और खुले रूप से प्रशासन ने जो कार्रवाई करी थी खरगोन के नागरिकों के ऊपर, जो उनका घर जो है निस्तो नाबूद कर दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और क्यों उठाई थी, तर्कों के साथ उठाई थी, मैं वह भी बताना चाहूंगा। जिनका भी घर तोड़ा गया है उन्हें ना तो कोई शो कॉज नोटिस दिया था, ना ही कोई ऑर्डर पास किया था, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी थी, और उनका घर एकाएक जाकर के तोड़ दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वह अवैध निर्माण है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह शासन, यह प्रशासन और यह जो अधिकारी है मध्य प्रदेश के, यह अंधे रहते हैं क्या? जब उन्हें पता नहीं रहता क्या कि कोई अवैध निर्माण बन रहा है? जब बन रहा होता है तब उसे रोकेंगे नहीं, तब उसे संरक्षण देंगे, और उसके बाद जब वो अवैध निर्माण बन जाता है तो उसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आपने हमको मोटी रकम नहीं दी तो हम ये अवैध निर्माण तोड़ देंगे। इस प्रकार की तो वसूली बाजों की सरकार जो है वह मध्य प्रदेश में कार्यरत है। अवैध निर्माणों को पहले संरक्षण देते हैं और फिर जिसने अवैध निर्माण किया उसे ब्लैकमेल करते हैं, वो ब्लैकमेल नहीं होता तो उस मकान को तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है यहाँ सामने आती हैं। दिग्विजय जी एकमात्र ऐसे नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जो बेबाकी से इस चीज का विरोध करते हैं, प्रशासन, शासन और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो इसलिए तो उन पर दबाव बनाने के लिए ये सब एफआईआर की गई है, क्योंकि अगर इन्हें इतना ही जो है समाज से प्रेम है तो मुझे बताइए, जब शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता और बग्गा जी जैसे नेता जो दिल्ली के हैं, जब यह लोग इस प्रकार के ट्वीट करते हैं तब इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? और अगर दिग्विजय जी पर आपको कार्रवाई करनी है तो यह तो बता दीजिए कि उनके ट्वीट से कितने दंगे भड़के, कितने लोगों की मौत हो गई। अरे जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा दंगे भड़काए वह तो आज इस देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। गुजरात राइट्स किसने करवाए? जब नरेंद्र मोदी जी से अगर सवाल पूछा गया था करण थापड़ द्वारा तो अब वो तो इंटरव्यू छोड़कर भग गए थे जब गुजरात राइट्स पर सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार के लोग जो हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में हैं, इनकी विचारधारा जो है वह समाज को बांटने की विचारधारा है, और यह लोग जो हैं दो मुंह के सांप हैं। यह लोग ना इनका दोहरा चरित्र है। यह गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह लोग इस प्रकार से रंग बदलते हैं, क्योंकि जब यह लोग चीजें करते हैं तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, एक हिंदी का मुहावरा है, वह इन पर चरितार्थ होता है। आनंद जी। मुस्कान जी, मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद ये सुनने की क्षमता नहीं रखते। सबसे पहले तो मैंने इनको ही कहा था कि आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है आप। अरे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। आपको यह बताइए कि शिवराज सिंह चौहान पर कब एफआईआर कराएंगे? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप यह बताइए शिवराज सिंह चौहान पर कब एफआईआर कराएंगे? तेजेंद्र बग्गा पर कब एफआईआर कराएंगे? क्या उन्होंने फेक ट्वीट नहीं किया? क्या उन्होंने दंगे भड़काने का प्रयास नहीं किया? क्या आपको सिर्फ दिग्विजय सिंह क्यों नजर आते हैं? आप यह बताइए पहले। जी जो बेवाकी से जो बयान देते हैं, मैं अभी उपाध्याय जी को सुन रहा था, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। गुगनानी साहब सुनिए, आपके एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनका नाम दिग्विजय है। जो नेता कोई भी कांग्रेस का ना बोले तो इसके द्वारा बुला देते हैं और वो बोल देते हैं। देखिए एफआईआर तो आप पहले अपने गिरबान में अरे सुनो,
और आप मुझे बताइए कि शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? क्या उन्होंने फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं दिया? क्या उन्होंने दंगे भड़काने ठीक है, का मैं आ प्रयास रही हूँ नहीं गुरनानी जी किया? आपके पास। दिग्विजय जी ने खुद रिट्वीट करके वह वीडियो जो उनका 3 साल पुराना है वह डाला है और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जो है वह फेक न्यूज फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत जो है वह पुलिस ठीक है गुरनानी जी, बात इस बार आनंद जी की पूरी हो जाए, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ गुरनानी इनको जी। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कड़वी सच्चाई सुनने का मादा रखिए। जनता ने आपको आप जो बोल रहे हैं वह मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। सुनिए, आप प्रश्न से भागिए मत, आप प्रश्न से और हकीकत से भागिए मत। कांग्रेस मुक्त भारत करने का हमारी कोई इच्छा नहीं थी। ये आपके बयानों ने, आपके कामों ने। अरे आप रटी रटाई बातें मत करिए, आप रटी रटाई बातें मत करिए। यह मुद्दा जो है आज का, हमें आप आपके मुद्दे पर बात करिए। रटी रटाई जो आपको शाखा में बातें सिखाते हैं ना, वह रटी रटाई बातें मत करिए। हमने बहुत सुन ली है। आप ठीक है गुरनानी जी, आ रही हूँ मैं। का उत्तर दीजिए। बात पूरी होने दीजिए गुरनानी जी, आनंद जी। शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर नहीं होती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए एक बार गुरनानी जी। कांग्रेस की आदत है, जनता ने इनको, हमने कभी नहीं कहा था कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन जनता ने इनके कार्यों की वजह से कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है। आनंद साहब, वो एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एक बार उसका जवाब दे दीजिए। वो पूछना चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पे तो एफआईआर कर दी, शिवराज सिंह चौहान पर कब एफआईआर करेंगे? उस ट्वीट को लेकर वो कह रहे हैं जो कमलनाथ ने शेयर किया। नहीं, देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इनको प्रॉब्लम होती है बुलडोजर से, इनको प्रॉब्लम पत्थर फेंकने वालों से नहीं होती है। इनको प्रॉब्लम होती है पूछा जा रहा है, कृपया उसका उत्तर दीजिए। आप बातों को इधर उधर घुमाने में बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छी बात है आनंद जी, परंतु आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर दे दीजिए। बातों को कब तक घुमाएंगे? भी और अभी तो एक स्पष्ट रूप से बोलिए, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं जानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो से ग्रसित होकर कार्य करती है। आपके नेता और आरएसएस और बीजेपी विचारधारा के लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। बोलिए ना के द्वारा, जो आपकी कमांड कहते हैं दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के द्वारा पूरे इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आप जैसे प्रवक्ताओं ने, आपकी हाई कमांड ने, अरे कौन सा इन्वेस्टिगेशन, काय का इन्वेस्टिगेशन? आपके नेता फेक ट्वीट करें तब इन्वेस्टिगेशन, तब दिग्विजय जी ट्वीट करें तब एफआईआर। अरे कौन से इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं साहब? कौन सा कानून में इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? भारतवर्ष की जनता बहुत होशियार हो गई है, इसीलिए कांग्रेस जो भारतवर्ष जनता ने ये मन बना लिया है कि आने वाले, हो भी गए हो अभी तो, अरे 50 नंबर तक पहुंच गए पार्लियामेंट में आने वाले। सवाल का जवाब नहीं हो तो कृपया करके समय को व्यर्थ ना करें और अपनी रटी रटाई, आप जो जिस प्रकार से रटी रटाई बातें बोल रहे हैं ना, ये कई चैनल पर आगे होते हैं, आपको पता है, सारी चीजें पता है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आनंद जी, गुरनानी जी, दोनों के पास में एक बार फिर से लौटूंगी। उपाध्याय साहब, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुछ एक ऐसे किस्से हैं जिसको लेकर हम दोनों ही पार्टियों की विचारधाराओं को समझ सकते हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें बताती है, मैं उन्हीं का जिक्र अभी करने जा रही हूँ आपके सामने। महाराष्ट्र में शरद पवार के घर पर अभी हमला हुआ था, उसमें नागपुर कनेक्शन जुड़कर आया। जो वहां का जिसने हमला किया, आरोपी ने, उसने ये कहा कि नागपुर से उसको कॉल आया था, उसके बाद उसने उनके घर पर हमला किया। और नागपुर में आपको भी पता है, जैसे कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, तो वहां से कई कनेक्शन उसके जुड़ते नजर आए। और अगर सांप्रदायिकता की बात करें तो अभी मैं भूल रही हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, दोनों राज्यों में से एक में अभी मंदिर के प्रवेश द्वार को गिराया गया था बुलडोजर से। ये दो अलग अलग किस्से हैं जिसको लेकर हम दोनों पार्टियों को समझ सकते हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, राजनीतिक लोग हैं, अपनी अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपना मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थूक, जो अपने आप को सूट करता है वो ठीक है, जो मुझे सूट नहीं करता वो ठीक नहीं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का चरित्र उसी तरीके का हो गया। लेकिन मुस्कान, मान लीजिए एक आदमी मर्डर कर रहा है या अपराध कर रहा है, तो मैं भी अपराध करूं क्या? ये संवैधानिक है? बिल्कुल, इसको संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी ने अवैध निर्माण किया है और हम ये कहें कि पहले क्यों कर हो गया, वो पहले क्यों कर, मतलब ये नहीं, अवैध, उसका नाम ही अवैध निर्माण है। और जो चीज अवैध है
उसे वैध कैसे ठहराया जा सकता है? उस पर आज नहीं कल कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो देखिए, इसमें तो गुरनानी साहब की एक बात बहुत जायज लगी। उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण है तो उस समय जब वो अवैध निर्माण हो रहा होता है उस समय कहाँ होती है सरकार या प्रशासन? अवैध निर्माण होते समय क्या प्रशासन को पता नहीं चलता? बिल्कुल, वो भी एक चिंता का विषय है कि अवैध निर्माण हो रहा है, तो क्यों नहीं रोका गया? विषय नहीं, रोका जाए नहीं है, रिश्वत का विषय, मैं आपको स्पष्ट रूप नहीं से रोका चाहता हूँ। और अवैध निर्माण या हो तो गया सरकार है या अवैध निर्माणों को वैध मान लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जेबें भरती है और उसके बाद उन्हें ही ब्लैकमेल करती है, और अगर वह ब्लैकमेल नहीं होते तो तोड़ देती है। यह एक कटु सत्य है जो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। मैं आ रही हूँ गुरनानी जी। देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, इसका नाम ही अवैध है। वो किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है वो गलती है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया तो वैध नहीं हो गया, वो रहा तो अवैध ही, तभी तो अवैध निर्माण बोला जा रहा है उसको। और अवैध निर्माण पर हम सोचें कि एक बार बन गया तो कोई कार्रवाई न करे उसके ऊपर, कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए उपाध्याय साहब, लेकिन समय भी तो मायने रखता है ना। देखिए, उनके घर, वो घर अवैध निर्माण में था, जो आरोपी जिनको बताया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि शक्ल देखकर कार्रवाई करती है बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, ये जो चीजें हुई, वो अवैध निर्माण तो पहले भी था, लेकिन जब वो चीजें सामने आई तो उसके बाद उन्हें पता चला वो अवैध निर्माण है। पता तो पहले भी होगा ना कि अवैध निर्माण वो था, लेकिन जैसे ही उन पर आरोप लगे तो उनका घर गिरा दिया गया। देखिए, मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि मान लीजिए जो भी कारण था, गलती है, अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन अवैध निर्माण अगर हो गया तो अवैध निर्माण तो अवैध ही रहेगा ना। बिल्कुल, उस पर कोई कार्रवाई न की जाए, वो टाइम पे न की गई, गलत टाइम सही टाइम, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, ए नहीं करेगा, बी करेगा, बी नहीं करेगा, सी करेगा। और मैं तो बिल्कुल कहता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए, कोई भी अवैध निर्माण करने से पहले ये 4 बार सोचे कि भी ठीक है, आज मैंने कर लिया लेकिन ये कभी भी गिर सकता है, इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो शायद इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। उसे जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी धर्म का है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन गलत काम होता है। ठीक है, गलत काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, गुरनानी, चाहे वो मैं आ रही हूँ ट्वीट का मामला हो या भाषण का मामला हो, गलत है वो गलत है। लेकिन पार्टी प्रवक्ता हैं, इन सब की अपनी मजबूरियां होती हैं, आम के पेड़ को बबूल बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जनता सब जानती है, जनता समझती है कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है, और जनता की अदालत, सर्वोच्च अदालत होती है, वो समय आने पर फैसला करती भी है, वो सत्ता पर बिठाती है, सत्ता से बाहर भी करती है, कोई स्वयंभू नहीं होता। और जनता भी, जो राजनेता है, उनके कार्यकलाप के आधार पर ही आकलन करती है कि किसका कार्यकाल क्या रहा, किसने क्या किया। ठीक है जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब। गुरनानी जी, ठीक है, देखिए जिस तरीके की ये हिंसा हुई शुरुआत से खरगोन में, जब रामनवमी के दौरान ये हिंसा हुई, लेकिन बात ये है कि कानून व्यवस्था उस समय बीजेपी के हाथ में थी। आनंद साहब, ये आप सवाल मेरा आपसे भी है, आप दोनों ही पार्टियों से, कानून व्यवस्था तो पूरे तरीके से चरमरा गई है। इसका मतलब अगर कोई भी, बेशक हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं मायने रखता इस बात में कि किसका त्योहार है किसका नहीं, सौहार्द का प्रतीक तो होना चाहिए ना गुरनानी जी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उन्होंने जितनी भी बातें करी उनका सम्मान है, अपनी जगह है, परंतु मैं यही कहना चाहूंगा कि वह आम लोगों की आवाज के रूप में बनकर के और निष्पक्ष रूप से उन्होंने बात नहीं रखी। अगर वह बोल रहे हैं कि वह अवैध निर्माण है, वह अवैध ही रहेगा, मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ, ठीक है भाई, अब वो अवैध है ना, आप तोड़ दीजिए, परंतु मुझे इतना तो बता दीजिए, जो उससे लगा हुआ एक और अवैध मकान है, उस कॉलोनी में जितने भी अवैध मकान हैं, उस शहर में जितने भी अवैध मकान हैं, क्या सरकार ने उन्हें क्यों नहीं तोड़ा और उनको तोड़ने का क्यों नहीं प्रयास किया?
दूसरी बात, कानूनी रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई अवैध निर्माण रहता है तो यह मध्य प्रदेश की सरकार इतनी उदार है कि उस अवैध निर्माण को वैध करने के लिए वह मोटी रकम लेती है जिसका नाम है कंपाउंडिंग फीस। और यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश कई न्याय दृष्टांत हैं कि किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले आपको उसे कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि क्या वह कंपाउंडिंग फीस भर के अपने अवैध निर्माण को वैध कराना चाहता है। अगर इतना ही दर्द है मध्य प्रदेश सरकार को अवैध निर्माण से, तो हटा दे वह यह कंपाउंडिंग वगैरह के सारे नियम और बोल दे कि जो अवैध है वह अवैध ही रहेगा, हम तो तोड़ेंगे सीधा, और सब पर एक समान कार्रवाई की जाए। सबसे पहले इन मंत्रियों और विधायकों के और इन अफसरों के सबसे पहले मकान नपवाए जाए जो 600 फीट की परमिशन लेकर के 6000 फीट का निर्माण कर देते हैं, जो 2 फ्लोर की परमिशन लेकर के 4 फ्लोर तान देते हैं। सबसे पहले तो इनके खुद के जो है यह नपवाएं, नपती करवाएं, तब पता चलेगा कि कितने जो है यह लोग साफ दामन के हैं। और तीसरी बात मैं करना चाहूंगा कि जिनका निर्माण तोड़ा गया उन पर आरोप क्या था? उन पर आरोप था उन्होंने पत्थर फेंके। अब मुझे यह बताइए कि क्या यह आरोप सिद्ध हो गया था? अरे आरोप सिद्ध करना न्यायालय का काम है, वह तो अभी सिर्फ और सिर्फ आरोपी हैं, वह दोषी करार थोड़ी हुए हैं। आप तो इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे तो उन्होंने वह दोषी करार दे गए हैं न्यायालय द्वारा। और मध्य प्रदेश का कन्विक्शन रेट क्या है? एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि मध्य प्रदेश का कन्विक्शन रेट है 46.2%, माने हर 2 में से 1 आरोपी जो है वह दोष मुक्त हो जाता है। तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि जिन लोगों का आपने मकान तोड़ा है उनमें से कई लोग जो हैं वह दोष मुक्त हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? तब क्या आपकी सरकार जो है वह जाकर के उनको हर्जाना देगी? तब तो आप भूल भी जाएंगे और आपने कई अवैध निर्माण जो है अवैध बता करके तोड़ देंगे कि वह लोग जो है वह अपराधी हैं, वह लोग जो है वह आरोपी हैं। परंतु आपका हृदय जो है इस बात का गवारा है कि आपने जितनी भी कार्रवाई की है वह असंवैधानिक है, वह अवैधानिक है और पूर्ण रूप से असामाजिक भी है। क्योंकि यह कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं करेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूरा परिवार जो है उस मकान में रहता है, एक एक पाई जोड़कर इंसान अपना मकान बनाता है और आप 15 मिनट में बुलडोजर लेकर के उसे ढहा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हवस को मिटाने के लिए। मैं तो यही कहूंगा। तो यह ना बहुत निंदनीय काम है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वह सब देख रही है, वह सब देख रही है कि किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मध्य प्रदेश की सरकार जो है वह कार्रवाई कर रही है और अधिकारियों का संरक्षण किया जाता है। अरे जिस अधिकारी ने उस अवैध निर्माण का संरक्षण करा, क्यों नहीं उसके ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं उसे बर्खास्त किया जाता है, उसे सस्पेंड किया जाता है कि वह देख नहीं पाया, इन 2 आंखों से वह देख नहीं पाया कि जब 6-7 महीने में वो पूरी मल्टी बन रही थी, पूरी बिल्डिंग बन रही थी, पूरा घर बन रहा था, तो वह देख ही नहीं पाया 6-7 महीने में कि वह अवैध निर्माण हो रहा है। तो उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उसे सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती है? अरे वह अधिकारी तो आज भी खुलेआम घूमते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, जो अवैध निर्माण दिखता है उनसे पैसे कर लेते हैं। इस प्रकार की चीजें मध्य प्रदेश में खुलेआम से चल रही है और आप बोल रहे हैं कि हाँ जो कार्रवाई हुई है वह सही हुई है। अरे कौन सा कानून इजाजत देता है यह तो बता दीजिए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। जब गृह मंत्री जी से पूछा जाता है तो वह मुंह छुपाकर भागते हैं और कहते हैं कि हाँ सब कुछ कानून अनुसार हो रहा है। अरे कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि किसी आरोपी का आप मकान तोड़ देंगे? अरे किसी आरोपी ने अगर अपराध भी किया है तो आप दीजिए ना उसे भारतीय दंड संहिता के तहत सजा, आप उसे जेल भेजिए ना। या कौन सा कानून है कि आप उसका मकान तोड़ देंगे? ठीक है, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। आनंद साहब, एक सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से गुरनानी साहब ने तमाम बातें कही और उन्होंने बताया कि नहीं पता कि वो दोषी है, दोष तो उन पर अभी भी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन आपने उन पर कार्रवाई कर दी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बताया कि उन पर FIR होने चाहिए, उस पर बीजेपी कहती है कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। तो वही गुरनानी साहब की बात तो यहीं पर सटीक बैठती है जब वो कह रहे हैं कि 2-2 कानून जो है अलग अलग बीजेपी के लिए है, धाराएं बीजेपी और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में अलग अलग कानून। आनंद साहब, आवाज नहीं जा रही है। चलिए आनंद साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल रही है।
चलिए आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। जिस तरीके से गुरनानी साहब ने बताया, देखिए दोनों के लिए अलग अलग कानून, फिर किस तरीके से बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन इस तरीके की बातें कह रही है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन पर कह रहे हैं कि जांच का विषय है, पहले जांच होनी चाहिए, लेकिन जो जिन पर आरोप है कि जिन्होंने पत्थर फेंके, उन पर आरोप है, सिर्फ सिद्ध नहीं हुए हैं, उसके बावजूद उनका घर मकान ढा दिया गया। देखिए, ये तो विडंबना है। पूरी राजनीतिक दल है, जब अपने ऊपर बात आती है तो ये कहते हैं अभी कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया है, अभी तो प्रथम दृष्टया एक FIR लॉन्च हुई है, कंप्लेंट लॉन्च हुई है। जब कोर्ट फैसला दे देगा, दोषी साबित कर देगा, लेकिन दूसरे के खिलाफ अगर कंप्लेंट भी होती है उसको भी वो कहते हैं कि भी नैतिकता का तकाजा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो नैतिकता के पैरामीटर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रयोग में लाती हैं, और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि जो भी सत्ताधारी दल है उस पर आरोप लगता है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। कामोबेश हालात ये हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि भी CBI तो पिंजड़े में बंद तोता है। देखिए, ये तो अपने आप में एक राजनीतिक सुस्तता का प्रश्न है। राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, राजनीति में अपराधी किस्म के लोग आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा भी कहता है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कि भी अपराधी किस्म के लोगों को टिकट नहीं देती है। और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति एक व्यापार है। आप देखेंगे करोड़ों की उगाही के कहीं ना कहीं टारगेट दिए जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च किए जाते हैं। क्या संविधान में इस तरह की परिभाषित है कि भी आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? तो संविधान को परे रखते हुए राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां कार्य करती हैं। अगर 2 लाख सैंक्शन है तो 10 लाख खर्च करते हैं वो लोग। तो राजनीतिक सुस्तता कहां बची है? किससे उम्मीद करे जनता? मान लीजिए कहीं कोई अन्याय हो रहा है, जो कांग्रेस के मित्र हैं, मान लीजिए वहां अन्याय किया है, आप आंदोलन करिए कि भाई इनका A का मकान तोड़ दिया, B का मकान क्यों नहीं तोड़ा है। विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और विपक्ष अगर मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगा तो कोई भी सत्ताधारी दल हो उसको झुकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है उपाध्याय साहब, आऊंगी मैं आपके पास। आनंद साहब भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आनंद साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी 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 मैं मुस्कान जी, जब उपाध्याय जी ने बताया कि अवैध तो अवैध ही रहेगा, वो किसी हालात में वैध नहीं हो सकता। मैं बौखलाहट देख रहा था मेरे कांग्रेसी भाई प्रवक्ता गुगनानी जी का, किस तरह से वो चीख रहे थे कि मोटी मोटी रकम लेकर के वो वेद को अवैध को वेद कर देते हैं। गुगनानी साहब, ये आपकी विरासत है, ये आपका मानसिक सोच विचार है। अब मेरा सुन लीजिए, चीखिए मित। उपाध्याय जी को पॉलिटिशियन नहीं है, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, तो अवैध जो है वो अवैध ही रहेगा। और मैं कारपोरेशन का चेयरमैन रहा हूं बिल्डिंग का। आप कह रहे हैं कि बगैर कानून का सहायता लिए हुए मैं किसी का भी घर तोड़ दूंगा? नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान में अभी ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता था अगर आप लोग को जनता कुछ और मौका दे देती थी। क्यों भूल जाते हो नेशनल हेराल्ड को कि 90 करोड़ रुपए का लोन देके 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने हड़प ली, और उसमें अब आपके सारे नेता बेल पर। अवैध ही रहेगा। कोई भी सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार है, वो कानून के मुताबिक जाएगी। और उसको, मैं भी कॉरपोरेशन में रहा हूं, चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में रहा हूं, कोई किसी का घर नहीं तोड़ देता। हाँ, आप लोग क्या करते हैं कि उसका एक आड़ लेके के पत्थर वहां से फेंक रहे थे रामनवमी के ऊपर, और इंसिडेंटली उसको अवैध था तो वो टूट गया। सारी प्रक्रिया होने, आप कहां थे? आप भी एक पॉलिटिकल, उपाध्याय जी ने बिल्कुल सही कहा
कि आप जो अन्याय को सहता है वो भी अन्याय को ही सहायता करता है। तो क्यों नहीं आप सड़क के ऊपर आकर चले गए, क्यों ना बुलडोजर के सामने खड़े हो गए? आपकी दोगली मानसिकता है। वही बात है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आपको बुलडोजर दिख रहा है, पत्थर फेंकने वाले नहीं दिख रहे हैं, भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करने वाले नहीं दिखते हैं। वो जो एक आदमी चीफ मिनिस्टर था और बिहार का पुराना वीडियो डाल देता है उसके ऊपर और फिर उसको डिलीट कर लेता है, वो आदमी नहीं दिखते। बट भारतवर्ष की जनता ने आप सबको देख लिया है और जिस तरह से हालात करते हुए आपका सुपड़ा साफ हो गया है। जनता जनार्दन बहुत ज्ञानी है, उसको पूरा संविधान का भी पता है और एक ही तरीका आता है कि किस तरह से आपकी पार्टी को उसने नास्ते नाबूद कर दिया। तुष्टीकरण तो आपकी शुरू दिन 1947 से है। अगर ये भारतवर्ष के दो टुकड़े किए हुए हैं, मैं तो आज ये कह देता हूं आपके चैनल से मुस्कान कि ये कांग्रेस की देन थी जो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर के दो हिस्से कर दिए गए हैं। तो ये तुष्टीकरण आप लोगों ने काफी फायदा उठा लिया, लेकिन भारतवर्ष की जनता, नए भारतवर्ष की जनता समझ गई है आपकी तुष्टीकरण को मचान करके आपको सर किनारे कर दिया गया। ठीक है गुरनानी साहब। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे से उम्र में काफी बड़े, परंतु मानसिक रूप से शायद यह अभी भी विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे प्रश्न जो हैं शुरुआत से बड़े स्पष्ट थे। हैं अभी तक मैं तो मानसिक हुआ ना हुआ हूँ, पर आप अभी तक पप्पू हो और आप सबसे पहले कीचड़ जो है ना वो आपके ऊपर ही गिरेगा। तो नाम मिल चुका है, इंटरनेशनल नाम मिल चुका है। हमारी प्रवक्ता पे आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये तो आप लोगों को जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि कितने तरह के आप हमने पप्पू नहीं कहा, ये जनता ने पप्पू कहा है। सुनिए, हमारी मानसिकता का सर्टिफिकेट देने वाले आप कोई नहीं है, जनता ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है। आप जाइए कुछ संस्कार सीख करके आइए। ये आपके ये पारिवारिक संस्कार ही नहीं है, आपके पारिवारिक संस्कार होंगे तो आज का स्टेटमेंट आप एक होते हुए पर्सनल ना करते आप। ठीक है आनंद साहब, एक बार बात पूरी होने दीजिए गुरनानी जी की। आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से पर बोला जाता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी मानसिकता यही है क्योंकि आपको यही आपके परिवार ने ये सिखाया है। आनंद साहब एक बार बात सुन ले गुरनानी साहब। हाँ, तो मेरा यह कहना था कि यह जो प्रवक्ता हैं उम्र में बड़े हैं, इनका सम्मान है, परंतु यह मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, क्योंकि शुरुआत से मैंने इनसे स्पष्ट प्रश्न पूछे, परंतु एक भी स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर जो है यह मुझे दे नहीं पाए। इसको बोल दीजिए पर्सनल ना हो, वरना है कि FIR इसके ऊपर भी होगी। आज अरे देखिए आपका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है आनंद साहब, ठीक है। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी शब्दों की मर्यादा का जरा ध्यान रखें। ठीक है आनंद साहब, मत पढ़िए। मैं आ रही हूँ आनंद साहब आपके पास। तुमसे बड़ा विकलांग कोई भी नहीं है। आप जिस पार्टी से आ रहे हैं जो सब के साथ तुम्हारे ऊपर भी FIR होगी। ठीक है समय भी कम रह गया है आनंद साहब, बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए गुरनानी जी की। गुरनानी जी मुद्दे पर बात करें जी। ठीक है आनंद साहब, गुरनानी जी मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर। हाँ, मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लागू होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR। ठीक है, मैं आ रही हूँ गुरनानी जी आपके पास। एक सेकंड में गुरनानी साहब, एक सेकंड में आ रही हूँ। उपाध्याय साहब को जाना है। ठीक है गुरनानी साहब, एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। उपाध्याय साहब को जाना है, उनका आखिरी कमेंट में एक बार सुन लो पूरे मसले पर। उपाध्याय साहब द्वारा जो अवैध निर्माण और मैं आ रही हूँ गुरनानी साहब आपके पास। कार्रवाई नहीं होती। मैं आ रही हूँ गुरनानी जी मैं आ रही हूँ। उपाध्याय साहब को जाना है, एक बार उनका आखिरी कमेंट हो जाए फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। उपाध्याय साहब जी, देखिए राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, और देखिए गलत को सही, सही को गलत, ये जो परंपरा है और ये जो विडंबना है ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि जनता है, जो आप बोल रहे हैं वो सुन रही है कि कौन क्या बोल रहा है। तो हम इस बात का बिल्कुल भूल जाते हैं कि भी हम गलत को सही कह सकते हैं, लेकिन जनता तो जनता है, ये कांग्रेस की मानसिकता समझती है।
चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, और देखिए सब राजनीतिक सुचना की बात करते हैं, ठीक है। भाई आरटीआई के दायरे में कोई नहीं आएगा, अपनी सैलरी बढ़ानी होगी तो खुद तो अपनी सैलरी तय कर लेंगे। कौन सा जस्टिफिकेशन है उसका कि भी मैं अपनी सैलरी खुद तय कर लूं, 5-5, 10-10 पेंशन लेंगे? तो विडंबनाएं बहुत सारी है, बहुत सारी विसंगतियां हैं। ईमानदारी से दूर करिए, जनता में एक मैसेज दीजिए, तो जनता भी आपको अप्रिशिएट करेगी। ठीक है। फालतू की तू मैं से कुछ नहीं है। गलत गलत होता है, सही सही होता है, झूठ झूठ है और सच सच है। और जनता में इतनी अकल होती है कि वो झूठ सच का आकलन कर सकती है। ठीक है उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलिए गुरनानी साहब, अब आप अपनी बात पूरी करें। गुरनानी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये घटना हुई, अलग अलग तरीके के तथ्य इस पर सामने आ रहे हैं। बुलडोजर से जिस तरीके से पत्थर जिन्होंने फेंके, जिन पर आरोप है पत्थर फेंकने के, उन पर जो उनके घर को ढहाया गया अवैध निर्माण बताकर, उस पर अब ये बात कही जा रही है। गुरनानी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से उन्होंने अपनी ये बात रखी और कहा कि अगर अवैध निर्माण था तो सभी का अवैध निर्माण वहां से हटना चाहिए था। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में 2 कानून चल रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अलग और कांग्रेस के लिए अलग है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, उसके बाद अब उन्होंने एक ट्वीट और किया जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। चलिए एक बार फिर से दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुरनानी साहब, आप अपनी बात पूरी करें। आप सवाल पूछ रहे थे, जल्दी से पूछेगा मैं ताकि मैं जवाब भी उनसे ले पाऊं, समय की कमी। क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी जी, मैं अब एक मेरा प्रश्न जो आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, अब मैं उसका उत्तर देता हूं। उससे पहले जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने जितनी भी बातें करी, जितने भी विचार रखे, तो मैंने इनके ऊपर एक टिप्पणी करी कि यह व्यक्ति जो है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मानसिक रूप से विकलांग है, क्योंकि एक भी प्रश्न का उत्तर जो है यह स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया। मेरे सारे प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट थे। अब मैं एक एक करके प्रश्न इनसे पूछ लेता हूं, देख लेते हैं कितने उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न कि अगर दिग्विजय जी पर आपने कार्रवाई करी, अगर आप मानते हैं कि उन्होंने फेक न्यूज का जो है वह एक ट्वीट किया है फेक न्यूज का, तो आपने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी, जिन्होंने 3 साल पहले एक फेक न्यूज जो है उसे अपने ट्वीट के माध्यम से चलाया था। दूसरा, क्या मध्य प्रदेश में 2 कानून लागू होते हैं? एक तरफ आप दिग्विजय जी पर एफआईआर करते हैं और दूसरी तरफ जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं उन्हें आप संरक्षण देते हैं। तीसरा प्रश्न कि दिग्विजय जी पर आखिर क्या कार्रवाई आपने सिर्फ इसलिए करी क्योंकि उन्हें बेबाकी से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी बात रखी थी, और जो खरगोन में आपने अवैध निर्माण को ढाया है उसके विरोध में, जो आपने असंवैधानिक कृत्य किया है उसके विरोध में उन्होंने अपनी बात रखी थी, क्या सिर्फ इसलिए दिग्विजय जी पर आपने कार्रवाई करी? चौथा प्रश्न कि अगर वह मकान अवैध थे, अगर आपने उनको ढहा दिया है, तो क्या आपने उन्हें कोई नोटिस दिया था? क्या आपने उन्हें कोई ऑर्डर दिया था? क्या नगर निगम वहां पर गई थी, वहां पर पंचनामा बनाया था, वहां पर जाकर के मौके का नक्शा बनाया था? आपने क्या क्या कार्रवाई करी थी, आप यह स्पष्ट रूप से बताएं। पांचवा प्रश्न कि अगर वह मकान अवैध था, तो जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने उस अवैध निर्माण को संरक्षण दिया है, आपकी सरकार ने उस अधिकारी, उस कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई करी, यह स्पष्ट रूप से बताएं। छठा प्रश्न कि जिन आरोपों के तहत आपने एक व्यक्ति का पूरा मकान जो है, पूरा का पूरा घर जो है वह ढहा दिया, क्या उसके विरुद्ध वह आरोप जो हैं वह प्रूव हो गए थे, क्या सिद्ध हो गए थे? ठीक है गुरनानी साहब, समय की कमी मेरे पास। अगर दोषी करार नहीं हुआ था, ठीक है, तो आपने इस प्रकार की कार्रवाई क्यों करी? ठीक है गुरनानी साहब, समय की कमी है मेरे पास, समय समाप्त होता जा रहा है। छोटा सा जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। आनंद साहब, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। आपकी सरकार, ठीक है गुरनानी साहब, परिवार को कोई हर्जाना देगी? ठीक है, आठवां प्रश्न, मात्र 30 सेकंड में आनंद साहब अपनी बात पूरी करिएगा। परिवार के जो लोग हैं, तो सही, उन
को रोकिए। परिवार के लोगों के ठीक है। ऊपर क्यों अत्याचार किया? यदि अपराध करता है तो कोई एक व्यक्ति करता है, पूरा परिवार नहीं करता। ठीक और है घर में गुरनानी पूरा साहब। परिवार रहता है, सिर्फ मुस्कान जी, एक इनको व्यक्ति नहीं रोकिए। रहता है। ठीक है तो गुरनानी साहब, परिवार ठीक है, के जितने मैं आ रही हूँ भी आपके पास। नागरिक थे, आप अपनी उनके बात ऊपर रखें आपने आनंद साहब, कार्रवाई जल्दी क्यों से करी? समय समाप्त होता जा रहा नौवां है। प्रश्न कि अगर वो आनंद साहब, आदि बन जाता है आपके तो इस रोकिए। प्रकार के तालिबानी कृत्य को देखकर, तो चलिए ठीक है, आखिर समय आपकी मुझे इतनी सरकार इजाजत देता है। बहुत जवाबदार बहुत शुक्रिया आप रहेगी दोनों का या हमारे नहीं साथ रहेगी? जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगे जो भड़कने की जो एक कह सकते हैं कि कोशिश लगातार हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं रुकी है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उसके बाद सीएम के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि सीएम पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अब देखना होगा, जांच का विषय है किस तरीके से बीजेपी इस पूरे मसले को देखती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।